हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर, जो है BSKG 178 इकाई 21 पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इकाई 21 पार्ट 2। सबसे पहला है प्रजा व राज्य में संतुलन। प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का आधार केवल सत्ता या नियंत्रण नहीं था, बल्कि वह न्याय, धर्म और प्रजा हित पर आधारित थी। विशेष रूप से कर व्यवस्था में यह नीति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। राजा यानी शासक और प्रजा यानी जनता के बीच आर्थिक लेन देन के संदर्भ में एक ऐसा संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक माना जाता था, जिससे राज्य की आवश्यकता पूरी हो और प्रजा पर कोई अनावश्यक बोझ ना पड़े। इसके अंदर सबसे पहला है संतुलन का अभिप्राय क्या है। संतुलन का मतलब क्या है कि प्रजा और राजा के बीच संतुलन का तात्पर्य है ना तो राज्य अत्यधिक कर वसूल कर और प्रजा को कष्ट दे, ठीक है, और ना ही इतना कम वसूली करे कि शासन व्यवस्था की चरमरा जाए, ठीक है ना। कि इसका मतलब कहने का मतलब ये कि ना तो अधिक कहते हैं कर वसूले जिससे कहते हैं प्रजा को जो कष्ट हो, और ना ही इतना कम वसूले कि जो शासन की व्यवस्था है वो चरमरा जाए, कमजोर पड़ जाए। नेक्स्ट है संतुलन की यह नीति कर निर्धारण, संग्रह, वितरण और उपयोग चारों स्तरों पर दिखाई देती है। नंबर 2 है मनुस्मृति का दृष्टिकोण क्या कहता है। मनुस्मृति में कहा गया है, राजा को चाहिए कि वह प्रजा से उस प्रकार कर ले जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद लेती है, धीरे धीरे, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए, ठीक है। इस दृष्टांत से स्पष्ट है कि राजा कर तो ले, परंतु नरमी और विवेक के साथ। तीसरा है कौटिल्य का दृष्टिकोण क्या कहता है इस पे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में संतुलन की नीति को विस्तार से समझाया है। पहला है कर संग्रह की नीति। कर को कैसे इकट्ठा किया जाए। कर वसूलते समय राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा की क्षमता के अनुसार ही कर लगे। वह कहता है, प्रजा को सुख देने से ही राजा को राजस्व मिलता है। यदि प्रजा ही नष्ट हो जाए तो राज्य किसके लिए। धनागम और जनकल्याण का द्वंद्व ये क्या है कि राज्य के पास साधन हो, परंतु यदि प्रजा दुखी है तो यह अधार्मिक और अलोकतांत्रिक माना जाएगा, ठीक है ना। कि अगर राज्य के पास धन साधन तो है, लेकिन जब प्रजा ही दुखी है तो क्या होगा कि यह अधार्मिक और अलोकतांत्रिक माना जाएगा। राजा को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, ना ही कहते हैं कष्ट का, ना ही ज़्यादा नरमी का, मध्य मार्ग, बीच का मार्ग। चौथा है संतुलन बनाए रखने के उपाय और योजनाएं। प्राचीन भारतीय प्रशासन में कई तरीके अपनाए जाते थे ताकि प्रजा और राज्य के हित एक साथ सुरक्षित रहें। सबसे पहला इसके अंदर प्रजा की आय के अनुसार कर निर्धारण। धनी वर्ग, व्यापारी, जमींदार, साहूकार जो होंगे, उनसे क्या लेना है कि अपेक्षाकृत अधिक कर लिया जाता है, क्योंकि इनको मुनाफा ज़्यादा होता है। गरीब, किसान, श्रमिक या कारीगर पर कम कर लागू होता था। नेक्स्ट है आपदाओं में कर छूट, ठीक है ना। जो आपदा होती थी उसमें कर की छूट मिलती थी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, अकाल, बाढ़ आदि होने पर राजा कर माफ करता था या कम कर देता था, कि जो कर है उसको कम कर देता था। ये नीति राजा को प्रजा का संरक्षक बनाती थी कि राजा बहुत दयालु और बहुत समझदार है, बहुत अच्छा राजा है। नेक्स्ट है अधिशेष नहीं, आवश्यकता के अनुसार कर। कर संग्रह का लक्ष्य था राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। जो कर को इकट्ठा करने का जो लक्ष्य था वो क्या था कि राज्य की आवश्यकताएं उससे पूरी हो। कोई अधिशेष यानी अतिरिक्त या शेष जमा करके राजा भोग विलास में खर्च करे, ये नीति निंदनीय मानी जाती थी। यानी कि अगर कोई वो जो कर था वो अतिरिक्त या शेष जमा करे अपने पास और राजा भोग विलास में खर्च करे, भोग विलास मतलब लग्जरियस चीज़ों में अपना खर्च करे, तो इससे क्या माना जाता, निंदनीय मतलब बुरा माना जाता था। पांचवा है कर उचित उपयोग, संतुलन का दूसरा पक्ष। केवल कर वसूलना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस धन का उचित उपयोग होना भी संतुलन का अंग था। जैसे उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ उसे उपयोग करना चाहिए था। सैनिक सुरक्षा में, सिंचाई व जल प्रबंधन में, सड़कों और व्यापार मार्गों की मरम्मत में, धार्मिक और शैक्षणिक मतलब शिक्षा के संस्थानों का संरक्षण करने में, दान, अन्य क्षेत्र, गौशालाएं आदि लोक हितकारी का कार्य कि लोगों के हित के कार्य करें, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था इन करों को। इससे प्रजा को यह विश्वास रहता था कि उनका जो धन जो जन कल्याण में लगाया जा रहा है, और वे स्वेच्छा से कर देने को तैयार रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो कर देंगे तभी तो कहते हैं उनका विकास होगा, तभी उनके लिए फायदा होगा, इसलिए वो खुशी खुशी अपना कर देते थे, अपना कर्तव्य समझकर। छठा है राज्य यदि अत्याचारी हो तो क्या होगा। प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट निर्देश मिलता है कि कोई राजा अत्यधिक कर लगाकर प्रजा को कष्ट देता है तो क्या होता है कि प्रजा उस राज्य को छोड़ सकती है, अन्य राजा उस अत्याचारी राजा के विरुद्ध युद्ध भी कर सकता है। यह सिद्धांत राज्य की वैधता को प्रजा की भलाई से जोड़ता है। सातवां है कर वसूली में संतुलन। व्यवहारिक उपाय क्या है इसका कि राजा कर वसूली को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था। पहला था
समाहर्ता यानी टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था, वह प्रजा की स्थिति देखकर कर का निर्धारण करता था। दंडाधिकारी, वह देखता था कि कोई कर चुराए ना, और जो चुराता था उसे दंड दिया जाता था। गुप्तचर, ये राजा को बताते कि कर वसूली उचित हो रही है या नहीं। ये निगरानी रखते थे कर वसूलने पर और कर वसूली पर, कर देने वालों पर। इस प्रशासनिक संतुलन से प्रजा को न्याय मिलता और राज्य को धन मिलता। नेक्स्ट है आपातकालीन व्यवस्था। प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था में आपातकालीन स्थितियों के लिए विशेष प्रावधान थे। राज्य को केवल सामान्य परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि संकट, युद्ध, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे असाधारण समयों में भी सक्रिय, सक्षम और संगठित रहना होता था। इसलिए कर प्रणाली को भी इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि वह सामान्य और आपातकालीन दोनों ही परिस्थिति में कार्यक्षम रहे। मतलब कि जो सामान्य अगर परिस्थिति हो तो कर नॉर्मल चलता रहेगा, और आपातकालीन स्थिति हो तो कर को खत्म भी कर सकते हैं और कर को कम भी किया जा सकता था। आपातकाल की अवधारणा क्या है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आपातकाल को उन परिस्थितियों के रूप में वर्णित किया गया है जब शत्रु द्वारा आक्रमण हो, यह आपातकालीन स्थिति हो जाती थी। भयंकर अकाल या सूखा पड़ जाए, महामारी फैले, राजस्व यानी राज्य की आय की अचानक कमी हो जाए, या प्रजा में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ये सारी क्या थी? आपातकाल की अवधारणाएं थी। इन स्थितियों में राज्य का मुख्य उद्देश्य होता था राज्य की रक्षा, प्रजा की रक्षा और तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो कमी पड़ रही है। दूसरा है अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में आपातकालीन प्रबंध क्या दिए गए थे? कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि राजा को युद्ध या संकट के समय अस्थायी रूप से कर बढ़ाने की अनुमति है। अगर आपातकालीन स्थिति आ रही है ऐसी, तो जो क्या संकट के समय में क्या होगा कि अस्थायी रूप से, मतलब कुछ टाइम के लिए जो कर है वो बढ़ा सकते हैं, परंतु ये बढ़ोतरी सीमित समय के लिए होनी चाहिए और प्रजा को इसका औचित्य समझाया जाना चाहिए। मतलब कि इसकी वजह क्या है। मनुस्मृति क्या कहता है? मनु ने भी यह निर्देश दिया कि राजा को अपनी प्रजा के कष्टों को समझकर ही कर निर्धारण करना चाहिए और संकट की स्थिति में विशेष आय के उपाय करने चाहिए। मतलब कि और एक्स्ट्रा कि हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि हम बढ़ा सकें। तीसरा है आपातकाल में कर वसूली की विशेष व्यवस्था क्या थी? राज्य आपात स्थिति में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाया जाता था। पहला है अस्थायी कर। युद्ध या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजा कुछ विशेष वर्गों जैसे धनी, व्यापारी, जमींदार पर अतिरिक्त कर लगा सकता था। दूसरा है दान और अनुदान का आह्वान। राजा प्रजा से विशेषतः धनी वर्ग से स्वैच्छिक दान की अपेक्षा करता था। इसे राजधर्म का अंग माना जाता था कि वो जो कर रहे हैं वो राजधर्म के लिए कर रहे हैं। तीसरा है भंडारण और अधिशेष का उपयोग। सामान्य समय में एकत्रित भंडारित कर या राजकोषीय अधिशेष को आपात स्थिति में खर्च किया जाता था। जो अधिक, जो अगर जैसे मान लो एक्स्ट्रा बच गया कि हाँ ये एक्स्ट्रा है, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा, तो उसको कब इस्तेमाल किया जाता था? जब आपात की स्थिति होती थी। चौथा है धर्मार्थ संस्थाओं की सहायता। मठों, मंदिरों, आश्रमों आदि से भी सहयोग लिया जाता था क्योंकि ये संसाधन सामाजिक उत्तरदायित्व से बंधे होते थे। चौथा है प्रशासनिक तैयारी और संगठन। आपात स्थिति में कर संग्रह और संसाधन प्रबंध के लिए राज्य कुछ प्रशासनिक उपाय करता था। प्रशासनिक मतलब जो शासन में जो उपाय होते थे उसके लिए सबसे पहला है विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। संकट के समय आपात उचित या आपात सचिव या विशेष काराधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो संकट प्रबंधन के लिए सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे कि क्या कंडीशन है, कैसा चल रहा है, इसके बारे में। गुप्तचर प्रणाली का सक्रियण, जो गुप्तचर थे उनको सक्रिय करते थे। संकट की सूचना समय रहते मिले, इसके लिए गुप्तचरों की प्रणाली को अधिक सक्रिय किया जाता था। तीसरा है व्यय पर नियंत्रण। संकट काल में विलासिता यानी लग्जरी के खर्च कम कर दिए जाते थे। राजा स्वयं भी संयम का उदाहरण प्रस्तुत करता था। पांचवा है प्रजा को विश्वास में लेने की नीति। राज्य के लिए सबसे बड़ा संसाधन थी प्रजा की निष्ठा और सहयोग। इसलिए आपात स्थिति में कर नीति को कठोर ना बनाकर न्यायपूर्ण और संवाद परक बनाया जाता था। राजा प्रजा को विश्वास में लेकर कर बढ़ाता था। कभी कभी निर्धारण सभा, टैक्स काउंसिल का आयोजन किया जाता था जिसमें प्रजा के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता था, उनसे राय मशवरा किया जाता था। छठा है दीर्घकालीन नीति। संकट के बाद कर में सुधार। आपात के समाप्त होने के बाद अस्थायी कर हटाए जाते थे। सामान्य कर दरें पुनः लागू की जाती थी। प्रजा के पुनरावास, राहत और पुनर्निर्माण के कार्य आरंभ किए जाते थे। जो हानि हुई है उसका हर्जाना भरा जाता था। ये सब चीज़ें की जाती थी। इससे प्रजा में विश्वास बना रहता था कि राज्य केवल संकट में ही नहीं, संकट के बाद भी उनका ध्यान रखता था। नेक्स्ट है कर संग्रह की प्रशासनिक व्यवस्था। प्राचीन भारत में कर केवल राज्य का आय का स्रोत नहीं था, बल्कि
ये एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य माना जाता था। कर संग्रह की व्यवस्था को इस तरह तैयार किया गया था कि प्रजा पर अनावश्यक बोझ ना पड़े और राज्य की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही संगठित, जिम्मेदार और ईमानदार प्रशासनिक तंत्र कार्यरत था। सबसे पहला है प्रशासनिक संरचना कैसी थी उस टाइम की। राज्य में कर वसूली का काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता था, इसके लिए पूरी एक श्रृंखला थी। जैसे एक मशीन के कई पुर्जे मिलकर चलते हैं, वैसे ही ये व्यवस्था भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से संचालित होती थी। सबसे पहला है समाहर्ता। ये क्या होता था? ये अधिकारी कर प्रणाली का मुखिया होता था। उसका क्या काम था? सभी प्रकार के करों की निगरानी करना, ठीक है, सही समय पर संग्रह यानी सही समय पर सब चीज़ें इकट्ठी करना, सारे करों को। ये देखना कि कोई अधिकारी अनुचित तरीके से जनता को न सताए, कि अगर वो कर नहीं दे रहा है तो उसे ज़बरदस्ती कर उससे वसूले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है लेखक और गणक। ये वो लोग थे जो करदाताओं का रिकॉर्ड रखते थे, जो कर दे रहे हैं, किसने कितना दिया, किससे कितना छूट मिली, इसका पूरा हिसाब रखते थे, ठीक है, लेखक और गणक रखते थे। निरीक्षक और गुप्तचर ये अधिक चोरी, भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार की निगरानी करते थे। कौटिल्य ने स्पष्ट किया था कि कर संग्रह में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, तो ये उसका पारदर्शिता बनाए रखने का काम करते थे। कर वसूली की प्रक्रिया कैसी थी? यह व्यवस्था बहुत ही योजनाबद्ध और चरणबद्ध होती थी। पहचान और सूची बनाना सबसे पहले यह देखा जाता था कि कौन व्यक्ति कर देने योग्य है। उसकी आय, व्यवसाय, जमीन आदि का लेखा जोखा तैयार किया जाता था। दूसरा है कर निर्धारण। हर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता के अनुसार कर निर्धारण होता था। व्यापारी, कृषक, शिल्पकार आदि के लिए अलग कर देते होते थे। तीसरा है सूचना देना। करदाता को बताया जाता था कि वह कितना कर देगा और कब तक देना होगा। यह पारदर्शिता का हिस्सा होता था। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उसके दरवाजे पे खड़े हो जाएं और उससे हम बोलें कि इतना कर दो आज के दिन या कल के दिन अचानक से, तो उसे पहले ही बता दिया जाता था। चौथा है वसूली। कर नगद, वस्तु या सेवा के रूप में लिया जा सकता था। जो कर था या तो नगद ले ले या वस्तु या सेवा के रूप में ले ले। कर देने के बाद रसीद भी दी जाती थी। नेक्स्ट है पारदर्शिता और नैतिकता क्या है। कर प्रणाली में यह जरूरी था कि कोई अधिकारी प्रजा पर ज्यादा दबाव न डाले। यदि कोई अधिकारी अनुचित व्यवहार करता था तो उसे दंडित किया जाता था। राज्य के पास एक दोहरे लेखांकन प्रणाली होती थी, एक संग्रहकर्ता के पास और एक कोषाध्यक्ष के पास, ठीक है, 2 कॉपी होती थी हर चीज़ की। आपातकालीन स्थितियों में प्रशासन क्या करता था? युद्ध, अकाल या आपदा के समय राज्य विशेष कर वसूलता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी राजा को यह ध्यान रखना होता था कि प्रजा पर अधिक भार ना पड़े। यदि कोई व्यक्ति देने में असमर्थ होता था तो उसे छूट भी मिलती थी। और ये लास्ट है सारांश इस यूनिट का, कि प्राचीन भारत में कर व्यवस्था एक व्यवस्थित, नैतिक और न्यायपूर्ण प्रणाली थी, जिसे राज्य की आर्थिक स्थिरता और प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कर को केवल राजस्व का साधन नहीं बल्कि राजधर्म का एक अंग माना गया। राजा को निर्देश था कि वह कर संग्रह करते समय धर्म, संयम और संतुलन का पालन करें। कर निर्धारण में प्रजा की आर्थिक क्षमता, उनकी व्यावसायिक गतिविधियां और समय की परिस्थितियां महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कर की दरें स्थिर न होकर समय, व्यवसाय और आपातकालीन आवश्यकताओं के अनुसार तय होती थी। व्यापारियों पर विशेष नियम लागू होते थे, जिनमें माप तोल की शुद्धता, उचित मूल्य और राज्य को उचित कर देना अनिवार्य था। राज्य और प्रजा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कर को कभी भी अनुचित बोझ नहीं बनने दिया जाता था। आपात स्थितियों में भी राजा को केवल आवश्यकता अनुसार कर लेने की अनुमति थी। अंततः कर संग्रह की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत विस्तृत और संगठित थी, जिसमें विभिन्न स्तरों की अधिकारी, स्पष्ट प्रक्रिया और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाता था। ये पूरी व्यवस्था राज्य के स्थायित्व और प्रजा की भलाई के लिए थी। तो इसी के साथ पार्ट 2 भी खत्म होता है और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के ये यूनिट पूरी होती है। ये यूनिट यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पार्ट 1 की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैंने डाल दिया, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।